यहाँ पर भी आपने जो, अगर आपकी कोई पिक्चर्स आपके पास पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट की, जैसे हम स्क्रंचेस में कर रहे थे ये वाले के साथ, तो यहाँ से हम इसकी ये पिक्चर्स को कॉपी करेंगे और उसको दे देंगे कि जी हमें ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपके पूछ रहा होगा सप्लायर कैपेबिलिटी, सर्टिफिकेशंस अगर आपको कोई चाहिए आप वो उससे पूछ लोगे। ठीक है, ये देखें ये सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं। फिर उसके बाद शिपिंग पेमेंट किस तरह है, डेस्टिनेशन आप बता देंगे कि जी आप यूएस में मंगवाना चाह रहे हैं, जिस भी कंट्री के अंदर आप मंगवाना चाह रहे हैं आप वो डेस्टिनेशन कंट्री यहाँ पर ऐड कर देंगे। शिपिंग मेथड यहाँ पर आप पूछ लेंगे कि जी सी फ्रेट से मंगाना चाह रहे हैं, लैंड फ्रेट से मंगाना चाह रहे हैं, एयर फ्रेट या एक्सप्रेस डिलीवरी यूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके पास पेमेंट टर्म्स की ऑप्शन होती है, आप कोई भी पेमेंट टर्म्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर यूजुअली हम टीटी कर देते हैं और बाद में उससे हम फिर वो ट्रेड एश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है वो RFQ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बैठ जाते हैं और फिर वो आपके साथ सप्लायर कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे आपके अलीबाबा के ऊपर। फिर जब आपको कोई भी सप्लायर, जब हमने RFQ सबमिट किया होगा या इंडिविजुअली आपने किसी के साथ कांटेक्ट किया होगा, तो उसके जो मैसेजेस आएंगे ये आपको मैसेजेस वाले फॉर्म में नजर आने लग पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनके साथ उनसे वीचैट का नंबर भी ले लेते हैं। अच्छा, वीचैट में एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि आप वीचैट का अकाउंट डायरेक्टली नहीं ऐसे बना लेते जैसे कि आप व्हाट्सएप का अकाउंट बना लेते हैं इजीली, या किसी और इस तरह की सर्विस यूज करके उन पे अकाउंट बना लेते हैं। वीचैट के ऊपर आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। आपको एक, जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपको एक QR कोड मिलता है जो कि आप उसी से ही स्कैन करवा सकते हैं जो कि ऑलरेडी वीचैट का यूजर होता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम सप्लायर के साथ बात कर रहे होते हैं ना तो बड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर भी आपको जब मैनेज RFQ आपको आ जाता है कि जो आपने RFQ किया होता है उससे रिलेटेड आपको जो कोटेशंस आ रही होती हैं आप यहाँ पर मैनेज RFQ में देख सकते हैं। अच्छा, हम वीचैट की बात कर रहे थे। वीचैट में आपको QR कोड मिलेगा, आप उनसे ही सिर्फ स्कैन करवा सकते हैं जो कि ऑलरेडी वीचैट के ऊपर काम कर रहे हैं या जो जिनका वीचैट के ऊपर अकाउंट है। तो इसके लिए ये होता है कि हमें इजीली लोग नहीं मिलते जो कि हमारा वीचैट को वेरीफाई कर दें, तो हम अपने सप्लायर से ही कहते हैं, उसको अपनी मोबाइल से स्क्रीनशॉट भेज देते हैं वो QR वाले पेज का, और उसे कहते हैं कि काइंडली आप ये हमारा ना वीचैट वेरीफाई कर दें, तो वो आपको इजीली वेरीफाई कर देते हैं। तो फिर आप उनसे वीचैट के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर जरा थोड़ा डिफिकल्ट होता है कम्युनिकेट करना। आपने आज मैसेज किया तो वो जब ऑनलाइन होगा तब वो देखेगा। वीचैट के ऊपर तो जिस तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, इस तरह वो भी वीचैट के ऊपर हर टाइम ही तकरीबन ऑनलाइन होते हैं। तो वहां पर जरा आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम वीचैट को यूज करते हैं वहां पर। जब आपका वीचैट वेरीफाई हो जाए तो फिर आप इजीली उनके साथ, जो आपके सप्लायर हैं उनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि जी मुझे इतनी इन्वेंट्री चाहिए, आप मेरे साथ ये करें, इसके प्राइस थोड़ी और कम करें। आप अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एक फ्लो में चल रही होती है। आपको बार बार इंटरप्ट नहीं होना पड़ता, यानी लेट लेट रिप्लाई नहीं आ रहे, फौरन ही आपकी कन्वर्सेशन चल रही है। तो अब एक और चीज माइंड में आती है कि यार निगोशिएट तो हम तब ही करते हैं जब हमारे पास एक टारगेटेड प्राइस हो, फिर ही हम निगोशिएट कर सकते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरी टारगेट प्राइस है कि मैंने $5 से ऊपर नहीं सोर्स करना, तो तभी मैं उसके साथ लड़ूंगा, मैं उसके साथ निगोशिएट करूंगा कि भाई मेरी जो रेंज है वो $5 से ऊपर नहीं है, तो आप मुझे $5 तक की मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इससे ऊपर की नहीं। और अगर हमारे पास टारगेटेड ही प्राइस नहीं होगी कि हमारी टारगेट प्राइस क्या है, तो हम किस तरीके से उसके साथ निगोशिएट करेंगे। वो तो हमें $7 भी बता रहा होगा तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी प्राइस है, बाकी सबकी तकरीबन आसपास है। तो उससे पहले, सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास एक टारगेटेड प्राइस हो। तो टारगेट प्राइस फाइंड करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, वो Amazon का ही कैलकुलेटर है, Amazon FBA कैलकुलेटर उसे हम कहते हैं। ठीक है, उधर से हम अपनी टारगेटेड प्राइस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैं ये एसइन पिक करता हूँ। ठीक है, अब अगर आपने Amazon FBA यूएस में कर रहे हैं, आप Amazon यूएस के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप Amazon FBA कैलकुलेटर यूएस का ओपन करेंगे। इसी तरह अगर आप यूके का कर रहे हैं तो आप यूके का FBA कैलकुलेटर ऑन करेंगे। ठीक है, अभी हम जनरली चलें Amazon यूएस का देखते हैं। Amazon FBA कैलकुलेटर, जब आप Amazon FBA कैलकुलेटर पे आते हैं
तो यहाँ पर आपको साइन इन करने की, या आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो आप फिर भी ये वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन Amazon। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का एसिन पुट करेंगे जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एसिन पुट किया और सर्च कर दिया। लें जी, ये मेरे कंपेटिटर की लिस्ट आ गई। यहां से मैं देखता हूँ कि वो कितने में बेच रहा है प्रोडक्ट को। अच्छा जी, उसकी लिस्ट प्राइस क्या है? वो 11.99 में बेच रहा है। कितने पैक बेच रहा है? 55 पीसेस बेच रहा है। यहाँ पर मैं आइटम प्राइस में एंटर कर दूंगा 11.99। ठीक है, ये यानी हमारी, हम अज्यूम करते हैं कि ये वाली हमारी भी प्राइस होगी। इसके बाद मैं यहां से क्लिक कर देता हूँ कैलकुलेट पे। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि Amazon की फीसिस इसमें क्या क्या है, क्योंकि जब हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है ना, हमें पता होना चाहिए कि किस प्राइस के ऊपर हमारा क्या प्रॉफिट मार्जिन है और किस प्राइस पे Amazon कितने हमसे पैसे ले रहा है। अब अगर 11.99 की प्रोडक्ट है तो उस पर उसने मुझे बता दिया कि अगर आप FBA कर रहे हैं तो Amazon पे सेलिंग फीस जो है वो $1.80 है। ठीक है, ये Amazon के खाते में चली जाएगी। फिर जो फुलफिलमेंट बाय Amazon फीस है जो कि वो आपके बिहाफ पे फुलफिल कर रहा है वो $3.48 है। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्टोरेज चार्जेस हैं वो $0.25 है पर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब आपने एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर वो 55 पीसेस सेल कर रहा है। ठीक है, एक पैकेट के अंदर, यानी वो जो एक पैक सेल कर रहा है उसमें 55 पीसेस है। तो हम ये जो कंप्लीट कैलकुलेट कर रहे हैं ये 55 पीसेस के लिए कर रहे हैं, ना कि एक पीस के लिए। हम पूरे पैक के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कि अगर हमारी प्राइस ये हो तो उस पर हमारा कितना प्रॉफिट मार्जिन बनेगा, अगर फ्लैट प्राइस है तो हमारा क्या प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो मिनिमम जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो कम से कम जो है वो 25% होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर आपको फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो आपने पीपीसी भी लगाई होती है, तो उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं और भी तरह तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारा कम से कम मार्जिन जो है ना वो 25% होना चाहिए, फिर हम अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो $2 है। ठीक है, और जो मेरी शिपिंग कॉस्ट है वो है $1। ये भी मैंने पहले से अज्यूम किया खुद से। ठीक है, तो इस पे मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है? इस पे जी मेरा 28% बन रहा है। यानी अगर मुझे जो है सेफली $3 से ऊपर नहीं जाना, $3 के अंदर टोटल मेरी जो कॉस्ट है, जो शिपिंग भी जिसमें इंक्लूड है, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्लूड है, यानी लैंडिंग कॉस्ट जो है, लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? उसमें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी होती है, उसमें आपकी शिपमेंट कॉस्ट भी होती है। तो Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे ये $3 में प्रोडक्ट सोर्स हो जाती है कि उसमें प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्लूड है और शिपिंग भी इंक्लूड है, तो फिर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जा सकता हूँ बिल्कुल। तो ये मेरी प्रोडक्ट की टारगेटेड प्राइस यहाँ से मुझे पता चल गई कि मेरी टारगेटेड प्राइस $3 है। $3 के ऊपर मेरा 28% प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। अब मैं सप्लायर के साथ, अगर सप्लायर मुझे $5 की प्राइस दे रहा है टोटल डीडीपी की, जिसमें शिपिंग भी इंक्लूड है और आइटम की प्राइस भी इंक्लूड है, $5 दे रहा है, तो मैं उसके साथ निगोशिएट करूंगा कि भाई नहीं, मुझे $3 में ही चाहिए, इससे ऊपर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अगर तो वो एग्री हो जाता तो ठीक है, हम उससे फिर सैंपल ऑर्डर कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं और फ्यूचर में उसके साथ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, मैं $4 से कम नहीं दे सकता, तो फिर हम किसी और सप्लायर की तरफ मूव कर जाते हैं। हम उसके नहीं करते, क्योंकि हमें पहले से ही अपना प्रॉफिट मार्जिन पता है कि अगर मैं $3 से ऊपर गया तो फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, आप हिट एंड ट्रायल करके भी देख सकते हैं, $1 करके भी देख सकते हैं उस पर क्या बन रहा है। $3 अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, $3 अगर मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है और $1 शिपिंग कॉस्ट है, तब मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन? तब मेरा 20 पे चला जाएगा। तो ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चले, अगर मैं और कम करके देखता हूँ, 2.5 पे आता हूँ तो उस पर देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स बनता है। तो ये भी 2.5 पे भी चलो एक्सेप्टेबल है, यानी टोटल में 3.5 से नीचे नहीं जा सकता, ज्यादा नहीं जा सकता। 3.5 मेरी डेडलाइन है। अब मैं सप्लायर के साथ जब वीचैट के ऊपर निगोशिएट करूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि भाई देखें, ये जो पहली मैं इन्वेंट्री आपके से मंगवा रहा हूँ ये मेरी एक टेस्ट सैंपल है, यानी इसके बाद मैं मजीद भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये जो भी हम टेक्टिक्स यूज करते हैं निगोशिएट के लिए, कि अभी फ्यूचर में सिर्फ हमने ये जो 3,000 की इन्वेंट्री है सिर्फ एक टेस्ट है, फ्यूचर में हम आपको मजीद ऑर्डर देंगे। तो
वो कहता है कि तो आप हमें अच्छी प्राइस कोट करें। इस तरीके से हम उसके साथ फर्दर निगोशिएट करते हैं। तो फिर जब हमें प्राइस मिल जाती है तो फिर हम उससे सैंपल पहले कॉल करते हैं, सैंपल की क्वालिटी चेक करते हैं, फिर उसे कहते हैं कि आप ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो। अब मैन्युफैक्चर के दौरान क्या होता है, वो कहता है आप 30% एडवांस पेमेंट दें। तो उसके अंदर आपने टेंशन नहीं लेनी, आप 30% एडवांस पेमेंट उसे ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू कर देंगे। फिर बाकी जब आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बाकी की पेमेंट आप बाद में कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, आज हमने क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने सोर्सिंग में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा है कि हम पेटेंट किस तरीके से चेक करें। जब हमारी प्रोडक्ट हमें पता है कि ये वाली प्रोडक्ट हम अमेजोन के ऊपर बेचनी है, तो पहले हम उसका चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट की दो टाइप होती हैं, यूटिलिटी पेटेंट और डिजाइन पेटेंट। हम वो किसी प्रोफेशनल से चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सिंग के लिए जो है हम अलीबाबा यूज कर रहे हैं, अलीबाबा से हम किस तरीके से सोर्सिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे सप्लायर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने सप्लायर सेलेक्ट करते हुए देखनी है, कि उसकी हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, कितनी देर से वो अलीबाबा के ऊपर सेल कर रहा है, उसके पास कौन कौन से बैजेस हैं, ट्रेड एश्योरेंस में वो काम कर रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसा है, गोल्ड बैच उसके पास है कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमने चेक करनी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने वो RFQ किस तरीके से सबमिट करना है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। वो हमने देखा कि यहाँ से जाके हमने सबमिट RFQ करना है, वहां पर हमने पूरी डिटेल्स को फिल आउट करना है, वहां पर अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स देनी है और उनसे अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी डिस्कस करनी है। फिर हमने देखा ये लेटर फॉर सप्लायर, ये देखा है कि हमने किस तरीके से उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी। ठीक है, फिर हमने देखा इनको टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, किन टर्म्स के ऊपर हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं। एक्सवर्क्स टर्म क्या होती है, FOB क्या होती है, DDP क्या होती है, आप ये सारी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली हमने सीखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हमारा प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है कि सप्लायर से हमारा निगोशिएट भी हो, फिर हमने देखा कि निगोशिएट किस तरीके से करना है। वो हमने देखा कि निगोशिएट के लिए पहले ये वाला टेम्पलेट भेजना है, फिर उसके साथ हमने वीचैट वेरीफाई करके वीचैट पे उसके साथ कम्युनिकेट करना है कि आप हमें ये हमारी जो प्राइस है वो ली दें आप। ठीक है, और उससे पहले हमने FBA कैलकुलेटर भी देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी टारगेटेड प्राइस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, निगोशिएट भी हो गया, प्रॉफिट मार्जिन भी हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये भी हमने देख लिया, वीचैट पे भी सारा। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था।